दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। ये कहानी दिव्या नाम की एक लड़की की है। कमरे में हल्की रोशनी और गुलाब की खुशबू माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। दिव्या घूंघट में बैठी हुई थी। वह थोड़ा घबराई हुई थी, जबकि रोहन दरवाजा बंद करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने एक पल के लिए उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं दिव्या, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। वैसे क्या मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का मौका मिल सकता है? रोहन ने बिना कुछ कहे हल्के से उसका घूंघट उठा लिया था। उसकी मासूमियत और सादगी देखकर रोहन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया था। रोहन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शादी कैसी होगी, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि मेरे ख्याल अधूरे थे। तुम उन ख्यालों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। दिव्या थोड़ा शर्मा गई थी और बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, सच कह रहा हूँ, और वैसे भी अब हमें मजाक से ज्यादा एक दूसरे को समझने की जरूरत है। तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? दिव्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि आप मुझसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए थे? आप तो बहुत गुस्सा करते हैं ना? रोहन हंस पड़ा और बोला, अगर तुम इतनी प्यारी बातें करोगी तो कोई भी तुमसे शादी कर लेगा। और तुम, क्या तुम गुस्सा नहीं करती हो? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो चुप रहना पसंद करती हूँ, लेकिन जब कोई ज्यादा परेशान करे तो गुस्सा आ जाता है। रोहन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, मैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं तुम्हें कभी परेशान न करूँ। वैसे तुम्हें मेरे साथ इस नए रिश्ते की शुरुआत करने में डर तो नहीं लग रहा? दिव्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, थोड़ा डर तो है, लेकिन आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं तो डर कम लग रहा है। रोहन ने उसकी तरफ एक कप गर्म दूध बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये पी लो। घर के बड़े कहते हैं कि पहली रात को भूखा या प्यासा नहीं रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ आराम से बातें करने लगे थे। रोहन ने मजाकिया किस्से सुनाकर दिव्या को खूब हंसाया था और धीरे धीरे दोनों के बीच की झिझक खत्म हो गई थी। रात खत्म होते होते दोनों के बीच एक नया रिश्ता और विश्वास पनपने लगा था। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। रोहन ने अपने और दिव्या के बीच की दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया था। वह दिव्या को अपनी पत्नी होने का हक दे चुका था। रोहन ने दिव्या से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूंगा, बस तुम यूं ही मुस्कुराती रहना। दिव्या ने भी धीरे से मुस्कुराकर हामी भर दी थी, लेकिन दिव्या नहीं जानती थी कि ये सारी खुशियां सिर्फ एक रात के लिए थी। रोहन एक बिजनेसमैन था। उसका सफेद रंग, नीली आंखें और गठीला बदन किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। शादी की पहली सुबह कमरे में हल्की सी रोशनी माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। रोहन कमरे में दाखिल हुआ जहाँ दिव्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी खुली जुल्फें और साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। रोहन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया था। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। दिव्या थोड़ा चौंकी और फिर उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। रोहन ने कहा, तुम्हें पता है, तुम जब ऐसी खिड़की के पास खड़ी होती हो तो ऐसा लगता है जैसे चांद भी तुम्हें देखकर शर्मा जाता होगा। दिव्या ने शर्माते हुए कहा, आपको मजाक करने का बड़ा शौक है ना? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नजरें तुमसे हट ही नहीं रही। दिव्या ने झेंपते हुए कहा, आपकी बातें ना बहुत फिल्मी होती हैं। रोहन थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और तुम्हारी खामोशी, वो तो दिल को ही चुरा लेने वाली होती है। तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो जैसे सब कुछ पूरा हो गया है। रोहन को ऐसी बातें सुनकर दिव्या को अच्छा लग रहा था। उसने सोचा नहीं था कि रोहन जैसा गुस्सैल इंसान किसी से इतने अच्छे से भी बात कर सकता है। वह अपनी शादी के फैसले पर बहुत खुश थी। दिव्या बहुत ही सिंपल और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी ही दुनिया में खुश रहा करती थी। दिव्या शहर के जाने माने बिजनेसमैन उदय राठौड़ की बेटी थी। उदय राठौड़ अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उदय राठौड़ की बड़ी बेटी रोशनी बहुत ही गुस्सैल, जिद्दी और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने वाली लड़की थी, जबकि दिव्या सिंपल, शांत और अपने पिता की लाडली बेटी थी। रोहन और रोशनी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मिस्टर राठौड़ ने उन दोनों की सगाई भी करवा दी थी। उन दोनों की जल्दी शादी होने वाली थी। रोहन के परिवार वाले भी रोशनी को बहुत पसंद करते थे। रोहन ज्यादातर अपनी कंपनी के काम में बिजी रहता था, जिस वजह से वह रोशनी को टाइम नहीं दे पाता था। रोशनी रोहन की इस बात पर बहुत नाराज हो जाया करती थी, लेकिन रोहन उसे अपने प्यार से मना लिया करता था। उस रोहन की नीली आंखों में अपने लिए प्यार को देखकर वह अपना सारा गुस्सा भूल जाया करती थी। रोहन के लिए रोशनी उसके जीने की वजह थी। वह रोशनी के आसपास किसी लड़के को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वह रोशनी से किसी भी लड़के से बात करने के लिए मना किया करता था। रोशनी को रोहन का इतना पॉजेसिव होना पसंद नहीं था। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हो चुका था। रोशनी को रोहन का रोकना टोकना पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद ही रोहन और रोशनी की शादी होने वाली थी। रोहन अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन दूसरी तरफ रोशनी के दिल में ये डर घर करता जा रहा था कि रोहन से शादी करने के बाद वह खुद को ही ना खो दे। रोशनी अपनी मर्जी के मुताबिक चलने वाली लड़की थी। उसे अपने ऊपर किसी भी तरह की बाउंडेशन पसंद नहीं थी। रोशनी भी अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो चुकी थी। राठौर मेंशन में शादी की तैयारियां चल रही थी। दिव्या भी अपनी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। आज पूरा राठौर मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दरवाजे पर बारात आ चुकी थी। रोहन बहुत ही ज्यादा खुश था कि आज उसकी शादी उसके प्यार से होने वाली थी। दिव्या और मिस्टर राठौर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। दिव्या और रोहन का सामना आज पहली बार हुआ था। दिव्या बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी। वह किसी से भी ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। जयमाला के लिए दुल्हन का इंतजार हो रहा था। दिव्या रोशनी को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। वह रोशनी को आवाजें दे रही थी, तभी उसकी नजर एक लेटर पर पड़ी थी।
जिस पर लिखा था आई एम सॉरी। रोशनी को कमरे में न देख दिव्या बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने तुरंत नीचे जाकर ये बात मिस्टर राठौड़ को बताई थी। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई थी। मिस्टर राठौड़ शहर के बहुत ही इज्जतदार आदमी थे। उनकी बेटी का इस तरह शादी से चले जाना वह सहन नहीं कर पा रहे थे। रोहन की नज़र मिस्टर राठौड़ पर पड़ी तो उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर वह स्टेज से उतरकर उनके पास आ गया था। उसने मिस्टर राठौड़ से पूछा, क्या बात है अंकल, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मिस्टर राठौड़ रोहन को एक कमरे में अपने साथ ले गए थे। उन्होंने रोहन को सारी बात बताई और रोशनी का छोड़ा हुआ लेटर भी उसे दिखाया था। उस लेटर को देखकर रोहन के पैरों तले जमीन निकल गई थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रोशनी के पिता उदय राठौड़ दिल के मरीज थे। अपनी इज्जत जाने के डर से उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। दिव्या उनके कमरे से दवाई लेकर उनको ढूंढ रही थी। उसके पिताजी रोहन से माफ़ी मांग रहे थे। रोहन ने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा और मिस्टर राठौड़ से कहा कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बची रहेगी। उसने कहा कि आप मेरी शादी दिव्या से करा दें। शादी में किसी को नहीं पता चलेगा कि घूंघट के अंदर रोशनी है या दिव्या। रोहन की यह बात सुनकर मिस्टर राठौड़ ने तुरंत ही हामी भर दी थी। अपने पिताजी की बेबसी देखकर दिव्या ने भी रोहन से शादी करने के लिए मान गई थी। रोहन और दिव्या की शादी हो गई थी। दिव्या विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। दिव्या को रोहन के कमरे में बैठा दिया गया था। दिव्या बहुत ज़्यादा डर रही थी। वह जानती थी कि रोहन बहुत गुस्सैल किस्म का इंसान था। दिव्या सोच रही थी कि कहीं रोहन उसकी दीदी की गई गलती की सज़ा उसे न दे। वह सहमी हुई कमरे में बैठी थी। तभी दरवाजे पर रोहन के आने की आहट से उसका दिल सहम गया था। रोहन कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या घबराई हुई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। रोहन उसके पास आया, उसको और गहरी नज़रों से देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दिव्या मुझे माफ़ करना, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे पिता और अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। दिव्या ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसने सिर झुका लिया मानो पहले से इस बात का अंदाज़ा हो। रोहन ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को कैसे निभाऊंगा। मैं अभी भी रोशनी से प्यार करता हूँ, लेकिन यह सब सच है कि उसने मुझे इस तरह छोड़कर मेरे साथ जो किया वो कभी नहीं भूल सकता। दिव्या ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैंने भी ये शादी अपने पिता के लिए की है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस इतना मांगूंगी कि आप मुझसे सच बोलें और मेरे साथ ईमानदार रहें। रोहन उसकी सादगी और समझदारी से थोड़ा हैरान हुआ था। उसने सोचा कि दिव्या वैसी नहीं जैसी उसे वह सोच रहा था। वह शांत, गहरी और समझदार थी। उसने सोच लिया था कि वह दिव्या को पत्नी का हर सुख देगा ताकि उसे रोहन से शादी करने का पछतावा ना हो। रोहन ने दिव्या के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। अगली सुबह ही रोहन कंपनी के लिए निकल गया था। वह ऑफिस पहुंचा तो उसके केबिन के टेबल पर एक लिफाफा रखा हुआ था। उसने उस लिफाफे को ओपन किया तो उसमें कुछ फोटोज थे जिन्हें देखकर रोहन गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसने तुरंत असिस्टेंट को गाड़ी निकालने के लिए कहा और कुछ देर में वापस अपने मेंशन पहुंच गया था। रोहन की मां ने उससे वापस आने का कारण पूछा, लेकिन वह इतने गुस्से में था कि वह किसी को कुछ सुनना नहीं चाहता था। वह सीधा अपने कमरे में पहुंचा जहां दिव्या मुंह दिखाई के लिए तैयार हो रही थी। वह गुस्से में दिव्या का हाथ पकड़कर नीचे हॉल में ले आया था। दिव्या का हाथ दर्द कर रहा था। वह रोहन से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दिव्या के सिर से पल्लू भी हट चुका था। रोहन के घर में किसी को भी नहीं पता था कि रोहन की शादी दिव्या से हुई है। शीला जी ने दिव्या को रोहन के दुल्हन के रूप में देखा तो वह रोहन से पूछने लगी कि ये सब क्या है रोहन, रोशनी कहाँ है। रोहन गुस्से से दिव्या की तरफ देखते हुए कहने लगा कि मुझसे क्या पूछती हो माँ, इनसे पूछिए जो अपनी बहन की जगह मुझसे शादी करके आई है। दिव्या सहमी ही रोहन के परिवार वालों के सामने करती। शीला जी ने रोहन से पूछा कि ये सब क्या है रोहन। रोहन ने अपने परिवार वालों को कल रात की सारी बात बताई और उसने यह भी बताया कि कैसे उसकी दिव्या से शादी हुई थी। रोहन गुस्से में कहने लगा कि मैं तो दिव्या को अपनी पत्नी की तरह अपना चुका था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इनकी बहन। ये कहते हुए रोहन रुक गया था। उसने दिव्या का हाथ पकड़ा जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस रोहन ने उसे पत्नी के तौर पर अपना लिया था तो वह एक दिन में कैसे बदल गया था। रोहन ने उसे घर से निकाल दिया था। दिव्या समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ है। रोहन ने अपने घर के दरवाजे दिव्या के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। दिव्या अपने घर वापस लौट आई थी। दिव्या को बिना कोई कसूर बताए सज़ा सुना दी गई थी। मिस्टर राठौड़ गार्डन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दिव्या को देखकर वे बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने दिव्या से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं, पगफेरे के लिए वह तुम्हारे साथ नहीं आए। अपने पिताजी की बात सुनकर दिव्या अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। वह रोते हुए कहने लगी कि पापा उन्होंने, वह इतना ही कह पाई थी कि मिस्टर राठौड़ की नज़र उसके हाथ में लगे लिफाफे पर पड़ी थी। उन्होंने लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें रोशनी के किसी और लड़के के साथ इंटीमेट फोटोज थीं। यह फोटोज देखकर मिस्टर राठौड़ के दिल में अचानक से दर्द उठ गया था। दिव्या उनकी हालत देखकर घबराने लगी थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंच गई थी। रोहन को जब ये खबर लगी तो वह भी हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन वह दिव्या के सामने नहीं गया था। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर दिव्या पूरी तरह से टूट गई थी और उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। वह पूरा दिन हॉस्पिटल में भूखी प्यासी बैठी रही थी।
उसके पिताजी की सर्जरी चल रही थी। दिव्या आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि वह रोहन को फ़ोन कर ले, लेकिन वह उसके आज की बिहेवियर को याद करके ठिठक गई थी। रोहन ने दिव्या के पिता के इलाज के लिए डॉक्टर की बेस्ट टीम को हायर किया था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो दिव्या ने उनसे पूछा कि पापा कैसे हैं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि खतरे की तो कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट कोमा में है। ये सुनकर दिव्या के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि दिव्या के पास उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वह ये सोच रही थी कि इस एनवेलप में ऐसा क्या था जो पिताजी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। वह अपनी सोचों में ही गुम थी। तभी डॉक्टर ने दिव्या को समझाया कि हमने उनकी सर्जरी कर दी है, अगर आप उनका अच्छे से ख्याल रखें तो वे जल्द ही कोमा से बाहर आ जाएंगे। बस आप हिम्मत रखिए। और हाँ, उन्हें किसी भी बात का सदमा लगा था। आगे से आप ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई भी ऐसी खबर न दें जिससे उन्हें सदमा हो सके। दिव्या पूरी रात अपने पिताजी के पास बैठी रही थी। रोहन दिव्या को वार्ड के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। वह भी पूरी रात वार्ड के बाहर ही बैठा रहा था, लेकिन दिव्या को इसकी कोई खबर नहीं थी। उदय राठौड़ के कोमा में जाने की वजह से कंपनी की सारी जिम्मेदारियां भी दिव्या के कंधों पर आ चुकी थीं। दिव्या अपने पापा के पास ही बैठी थी। तभी उसके पापा के फ़ोन पर किसी का कॉल आया था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उसके पापा के दोस्त और वफादार एम्प्लॉय मिस्टर श्रीवास्तव थे। उन्होंने दिव्या की आवाज़ सुनी तो कहा कि बेटा, पापा से बात करनी है, अर्जेंट है, कंपनी में कई प्रॉब्लम चल रही हैं। दिव्या ने उन्हें फ़ोन पर सारी बात बता दी थी। यह बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्होंने दिव्या से कहा कि बेटा, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी के पास रुक जाता हूं। और कहने लगे कि रोशनी बिटिया और रोहन को क्यों नहीं बताया तुमने। ये सुनकर दिव्या एकदम चुप हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से घर के लिए निकल गई थी। रोहन ने दिव्या के घर आने की खबर दाई माँ को कर दी थी। वह घर पहुंचकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी उसके घर की नौकरानी कमला ने रोते हुए देखा। वह कमरे में दिव्या के लिए खाना लेकर आई थी। दिव्या उनके गले लगकर रोने लगी थी। वह कहने लगी, दाई माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दिव्या की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसे दाई माँ ने ही पालकर बड़ा किया था। दाई माँ को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि बेटे, ये टाइम रोने का नहीं बल्कि खुद को संभालने का है, और अगर तुम ही टूट जाओगी तो तुम्हारे पिताजी, कंपनी और घर को कौन संभालेगा। और अभी हमें रोशनी का भी तो पता लगाना है, वह कहाँ है और किस हाल में है। अपनी दाई माँ की बात सुनकर दिव्या चुप हो गई थी। उसने ठान लिया था कि अब वह कभी नहीं रोएगी। अगले दिन से दिव्या ने कंपनी जाना शुरू कर दिया था। वह मिस्टर श्रीवास्तव की मदद से कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन ऑफिस में काम करते करते दिव्या अचानक बेहोश हो गई थी। उसे होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में थी। मिस्टर श्रीवास्तव डॉक्टर से पूछ रहे थे कि दिव्या को क्या हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर दिव्या की रिपोर्ट चेक करते हुए कहने लगी कि दिव्या, आपको प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो आपको मिसकैरेज हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर दिव्या को झटका लगा था। वह अभी सबके लिए तैयार नहीं थी। उसने डॉक्टर से फिर से चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर ने दिव्या से कहा कि मैंने अच्छे से चेक करके ही तुम्हें बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मिस्टर श्रीवास्तव दिव्या को लेकर घर आ गए थे। उन्होंने हॉस्पिटल में दिव्या से कुछ नहीं पूछा था, लेकिन दिव्या के उनकी आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे। घर आकर दिव्या ने मिस्टर श्रीवास्तव को सारी बात बताई थी कि उसकी शादी रोहन से हुई थी और बच्चा भी रोहन का ही है। मिस्टर श्रीवास्तव रोहन को दिव्या की प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन दिव्या ने उन्हें अपनी कसम देकर रोक लिया था। लेकिन दाई माँ ने इस बात की खबर रोहन को दे दी थी। रोहन ने जब यह खबर सुनी तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह तुरंत ही दिव्या को अपने साथ अपने घर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन दाई माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। दिव्या ने मिस्टर श्रीवास्तव से कहा कि अंकल, मुझे इस बारे में किसी को नहीं बताना है। मैं पहले से ही बहुत मुश्किल में हूँ, अपनी और मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहती। यह बच्चा सिर्फ मेरा है। दिव्या को कंपनी में काम करते हुए 8 महीने हो चुके थे। वह प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादातर काम घर से ही किया करती थी। कंपनी की सारी जिम्मेदारी दिव्या ने मिस्टर श्रीवास्तव को दे दी थी। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। धीरे धीरे दिव्या की डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। रोहन हर पल दिव्या के आसपास रहना चाहता था, लेकिन दाई माँ के कहने पर वह उससे दूर रहता था। दिव्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उसने अनमोल रखा था। नन्हे अनमोल की उसकी ज़िंदगी में आने से दिव्या की उदास ज़िंदगी में नए रंग भर गए थे। दिव्या अपने गार्डन में नन्हे अनमोल के साथ खेल रही थी। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से उसे और उसके बच्चे को देख रहा था। रोहन को वहां देखकर दिव्या डर रही थी। वह कहीं उसके बच्चे को उससे छीन न ले। वह दाई माँ को आवाज़ देकर कहने लगी, दाई माँ, इन्हें किसने बुलाया है। दिव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। रोहन उसके करीब आया और घुटनों पर बैठकर दिव्या से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। दिव्या रोते हुए कहने लगी, मिस्टर रोहन, आपने माफ़ी मांगने में बहुत देर कर दी है। मैंने आपके आने का बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए की थी, और आपने अपना बदला ले भी लिया। अब किस बात का बदला रह गया है जो मुझसे लेने आए हो। मेरे पास आपके बदले की कीमत चुकाने के लिए कुछ नहीं है। आप जा सकते हैं। रोहन उसे अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन दिव्या कुछ सुनने को तैयार नहीं थी।
दाई माँ ने दिव्या को समझाया वह कभी अकेली नहीं थी और उसे बताया कि रोहन ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। जिस दिन से तुम घर आई हो साई की तरह तुम्हारी हिफाजत की है, तुम्हारे पिताजी की देखभाल की है। तुम कंपनी के बारे में जानती ही क्या थी? अगर रोहन तुम्हारे अंकल की हेल्प नहीं करता तो तुम्हारी कंपनी कब की दिवालिया हो चुकी होती। और तुम जानना चाहती हो कि रोहन ने तुम्हें घर से क्यों निकाला, तो देखो अपनी बहन की ये तस्वीरें जिन्हें देखकर तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। रोशनी की इस तरह की तस्वीरें देखकर दिव्या के पैरों तले जमीन निकल गई थी। वह समझ चुकी थी कि रोहन ने रोशनी के धोखे की सजा दिव्या को दी थी। दिव्या रोहन से एक ही सवाल किया था कि इन सब में मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों सजा दी गई। रोहन रोते हुए दिव्या से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि दिव्या मुझे बस एक मौका दो, मैं दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दिव्या अभी भी रोहन को माफ नहीं कर पा रही थी। वह अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन रोहन दिव्या को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसे रोशनी की गलती की सजा दिव्या को नहीं देनी चाहिए थी। कुछ दिन बाद दिव्या के पिताजी को भी होश आ गया था। दिव्या ने रोहन को भी माफ कर दिया था। उसने रोहन के साथ अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की थी। कुछ दिन बाद एक रात रोहन ने दिव्या से कहा, दिव्या मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में तुम जैसी कोई आएगी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। मैं अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? दिव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया था। उस रात के बाद रोहन और दिव्या के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ था। ये रिश्ता भरोसे, इज्जत और सच्चे प्यार का था। दोनों ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया था और एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत सफर की शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।